स्ट्रिक्टली 1 होता है तो 0 हो जाता है। और वैसे आप इसको देख भी सकते हैं कि इसके पास जो हमारे पास सर्किल है, ए रेडियस है जिसका, और वो सेंटर ए है, आर रेडियस का सर्किल है, और यहाँ जो सेंटर है वो खुद यही है, तो इसके अंदर ही है। तो इससे वाई कॉस इंटीग्रल फार्मूला एंड एफ ऑफ जेड नॉट इंटू 2 पाई आई आपको निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड आपको 1 गिवन है, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई, तो आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, जो मैंने जिक्र किया था यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर इस कॉसी इंटीग्रल फार्मूला है ना, जो मैंने थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास किया यहाँ पर। ये है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला और उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला है, और ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये कॉसी थ्योरम है, और ये मोरेदास थ्योरम, जो कन्वर्स ऑफ कॉसी थ्योरम होता है, मोरेदा थ्योरम है ना। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट बात है यहाँ सर। और इम्पोर्टेंट ये है क्या, कॉसीज इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब हम जिक्र करेंगे आज का जो सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम पॉइंट को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूविस थ्योरम। ल्यूविस थ्योरम, ल्यूविस थ्योरम देखने वाले हैं, राइट। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं आज के सेशन में मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, maximum modulus principle, and second is minimum modulus principle, minimum modulus principle। और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं आपका श्वार्ज़ लेमा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, श्वार्ज़ लेमा, श्वार्ज़ लेमा ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ श्वार्ज़ लेमा के बाद हम थोड़े से जिक्र करेंगे जीरोस के बारे में, जिक्र करेंगे जीरोस क्या होता है ना, उस पर भी हम जिक्र करने वाले हैं। तो ये है जो हमारा आज का सेशन। इसके बाद हम अगला जो, या इस सेशन में नहीं होगा तो आगे हम पढ़ेंगे जीरो से रिलेटेड होता है आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम्स, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इतने सारे आज कोशिश करेंगे कि इतने सारे पॉइंट्स पे हम आज का सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप इन पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्या होता है ल्यूविस थ्योरम बताइए, क्या स्टेटमेंट होता है, क्या बोलता है ल्यूविस थ्योरम? Entire plus bounded equal to constant। बिल्कुल सही। Non-constant entire function is unbounded। Non-constant entire function is unbounded, जी बिल्कुल सही। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, जैसे कि गौरी ने बताया उसी स्टेटमेंट को अपन लिख लेते हैं। ल्यूविस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप नेट के एग्जाम में हो या सेट के एग्जाम में सीधे स्टेटमेंट दे देता है, बोलता है कि कौन किस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ल्यूविस थ्योरम लिखें, एवरी एंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन इज, है ना, every entire and bounded function is constant, function is constant, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एंटायर प्लस बाउंडेड इंप्लाइज, इसको करेगा कांस्टेंट। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि नॉन कांस्टेंट ले लेते हैं, मतलब ये नहीं है होगा तो फिर इधर है ना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। यहाँ से भी हम चलें तो ऐसा है तो ऐसा होगा। यदि हम बोल देंगे कि चलिए ठीक है, आप कह देते हैं नॉन कांस्टेंट बोल दीजिए, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, यहाँ पे आप चलेंगे नॉन कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से इसका कन्वर्स जो होगा वो हो जाएगा नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड, हम कह सकते हैं। तो जो सेकंड हमारा है ना, तो एवरी नॉन कांस्टेंट
every non-constant entire function is अनबाउंडेड, है ना, अनबाउंडेड। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा फंक्शन बताइए जो एंटायर भी हो और बाउंडेड भी हो, बताइए कौन सा फंक्शन है। हेलो, कोई ऐसा फंक्शन बताइए कि जो एंटायर भी हो और बाउंडेड भी हो। हेलो, एंटायर फंक्शन है कि वो एंटायर भी है और बाउंडेड भी है। सिर्फ हेलो, कांस्टेंट ही क्वेश्चन होगा समझ सर में नहीं उसका? आया? हाँ जी, सिर्फ कांस्टेंट ही होगा ऐसा? कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन है फंक्शन। ना। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, तो ये जैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, सारा कुछ हमने एंटायर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांस्टेंट फंक्शन है जो कि एंटायर भी है ना, और बाउंडेड भी है। तो निश्चित तौर पर वो कांस्टेंट ही हो ही जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बाकी जितने भी होंगे आपको, जितने भी आप नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन लेंगे वो अनबाउंडेड ही मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए बाउंडेड को, डोमेन को बाउंडेड होना पड़ेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डोमेन। तो नॉट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट नॉट हम लिखते हैं पहले। नॉट नंबर फर्स्ट, नॉट नंबर फर्स्ट कहता है कि इफ एफ एंड जी आर वन वन फंक्शन, तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, देन एफ कंपोजिट जी इज ऑल्सो वन वन, ठीक है। सेकेंड इज, इफ, ये पॉइंट लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एफ एंड जी आर ऑन टू फंक्शन then FOG is also onto, ठीक। थर्ड, if GOF is 1 1 then F is 1 1, और G के बारे में क्या कह सकते हैं बताइए, एंड G क्या होगा बताइए। हाँ जी, नीड फोर्थ, नॉट बी 1 1। नॉट हो वन भी टू सकता है कि नहीं हो सकता, नीड नॉट बी हो भी सकता है, नहीं नीड भी। नॉट, जी नीड नॉट बी 1 1, तो 1 2 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है ना, तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। वो 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है। फिर सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट, GOF इज ऑन टू, तो यहाँ क्या होगा, G इज ऑन टू होगा, है ना। F के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। फिर है इफ GOF इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, तो क्या होगा, F क्या होगा, F इज 1 1 एंड G इज ऑन टू, ऊपर वाले को मिला दीजिए, जैसे ही बाइजेक्टिव होगा तो ये 1 1 हो जाएगा, और जैसे ही 1 1 हुआ तो F 1 1 हो जाएगा, और यदि ऑन टू हुआ तो G ऑन टू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक नोट हो गया यहाँ तक। हाँ जी बताइए।
हेलो। जी सर। ओके, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है ल्यूविस थ्योरम। Lewis theorem states that a function is constant if it is, फर्स्ट ऑप्शन है, entire and continuously differentiable in C, differentiable in C। सेकेंड ऑप्शन है बाउंडेड एंड एनालिटिक इन सी। थर्ड ऑप्शन है बाउंडेड एंड मैरोमार्फिक इन सी। डी ऑप्शन है बाउंडेड एंड हार्मोनिक इन सी। क्या हो सकता है इसका आंसर? बाउंडेड एंड एनालिटिक इन सी। ऑप्शन नंबर बी ना? ठीक है, जी सर। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ गए। ये है हमारा ल्यूविस थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक नोट होगा सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आप लोग तो ये तो पता ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एवरी नॉन कांस्टेंट entire function is always, फर्स्ट ऑप्शन है बाउंडेड, अनबाउंडेड, 1 1 1 2। हाँ जी, ऑप्शन बी। क्या होगा? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है हमारा? मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। एक स्टेटमेंट और लिख लीजिएगा आप ल्यूविस थ्योरम का, है ना? एक मिनट, एक स्टेटमेंट और लिख लीजिएगा यहाँ पर। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। if fz is analytic function satisfying the inequality fz का मॉडुलस, है ना, इज लेस देन इक्वल टू m for all
value of z where m कैसा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और वो भी कैसा, कांस्टेंट भी है ना, तो कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट, देन f z is analytic, सॉरी एनालिटिक नहीं, कांस्टेंट। हाँ जी, जी मैम, ये वाला मैम, ये वाला ना, ये ना, जी हाँ जी हाँ। ये ल्यूविस थ्योरम स्टेट्स दैट ए फंक्शन इज कांस्टेंट। फंक्शन कांस्टेंट होगा कब, कि जब फंक्शन बाउंडेड हो और एनालिटिक इन सी मींस दैट एंटायर, तो फंक्शन एंटायर प्लस कांस्टेंट बाउंडेड होगा तो फंक्शन हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, वाई ल्यूविस थ्योरम यहाँ पे ये एंटायर प्लस बाउंडेड इंप्लाइज, ठीक है। हेलो, नहीं नहीं नहीं, मैरोमॉर्फिक मींस पोल टाइप सिंगुलरिटी, जी जी, हार्मोनिक भी होगा नहीं, हाँ जी हाँ जी, स्टेटमेंट ही है ये एक्चुअली। आप काउंटर भी ले सकते हैं कि मैरोमॉर्फिक होगा तो वो कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, हम एफ ऑफ जेड ले लीजिए आप 1/z, तो मैरोमॉर्फिक पोल टाइप सिंगुलरिटी, तो स्टेटमेंट ही है ये सीधा सा, ये कांस्टेंट कब होगा कि बाउंडेड और एंटायर एंटायर होगा तो ये कांस्टेंट। और ल्यूविस थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ रहा है कि क्या है, चलिए पढ़ते हैं आगे। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल लिखते हैं, क्या बोलता है स्टेटमेंट कि इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन भी आते हैं, इफ एफ जेड, हेलो सर, हाँ जी, इससे पहले जो नोट लिखा रहे थे वो तो इनकम्प्लीट है। नोट हो गए ना यार, कहाँ है नोट, कौन सा वाला, ये ना, हाँ हाँ ठीक है ये सर। मैंने लिखा, हाँ ये लिखा, और मैंने लिखा दिया है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, इफ एफ जेड इज नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन in a bounded region, in a bounded region D, then the maximum, value of, means modulus of fz is always attained on the boundary of, बाउंड्री को हम बोलते हैं डेल ऑफ डी, ये डेल ऑफ डी मतलब जो डोमेन की जो बाउंड्री होगी, मतलब समझ जाइए कि कोई भी आपके पास, मान लीजिए कोई एनालिटिक फंक्शन है, मान लीजिए डी से सी पर डिफाइन है, और डी यहाँ पे कैसा है, बाउंडेड रीजन, बाउंडेड है, तो ये जो बाउंड्री, जो भी बाउंडेड रीजन होगा उसमें फंक्शन एनालिटिक है, तो जो एफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अटेंड करेगा वो भी कहाँ पर, मान लीजिए ये रीजन है
डी, तो इसके बाउंड्री में ही मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगी। ये है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, उसकी बाउंड्री में। अब प्रश्न आता है कि यदि बाउंड्री में नहीं बल्कि आप किसी डोमेन के इनसाइड यदि एफ जेड है, ये सब कुछ थ्योरम वही सब है, पर ये कह रहा है कि अभी एनालिटिक फंक्शन है अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड डी। यदि डी के अंदर वैल्यू यदि मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है एफ जेड, तो फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका कन्वर्स है कि यदि बाउंड्री में कर रहा है, ठीक है, जैसे हमने लिखा, क्या लिखा कि देखिए यहां तक ठीक है ना, देखिए मैं नोट हो गए ना, ये बताइए एक बार। हाँ जी, पर बताएं, नोट हो गई? हेलो जी सर, हो गए। गौरी जी, पंकज जी, हाँ नोट हो गए ना? तो समझते हैं क्या कहता है थ्योरम, कि हमारे पास कोई एक नॉन कांस्टेंट, मैं नॉन जीरो ले रहा हूं ऐसा, और आप यहां लिख ही लीजिए नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, नॉन कांस्टेंट, और वो भी बाउंडेड रीजन है आपके पास डी। तो निश्चित तौर पर फंक्शन ये इसका एफ जो है, यहां बोल रहा है कि इसका जो मॉडुलस वैल्यू अटेंड कर रहा है ऑन डेल ऑफ डी। डेल ऑफ डी मींस बाउंड्री, उसकी बाउंड्री पर। यदि नॉन कांस्टेंट है तो ऐसा करेगा। लेकिन ये प्रश्न अब आ रहा है कि यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री में नहीं बल्कि मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है कहां, इनसाइड, इन डी, इनसाइड या इन डी, इनसाइड डी, तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। ये है, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको नीचे आप एक नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा इसी का। और फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, नोट लिखेंगे। हाँ जी, एक बार और रिपीट कीजिए। हाँ जी, जी हाँ, क्या कह रहे हैं? एक बार और रिपीट कीजिए। वॉइस का थोड़ा ब्रेक हो रहा है, बताइए क्या कह रहे हैं? एक बार और समझाइए, बोल रही हूँ। वॉइस ब्रेक हो रहा है, अम्बे जी बोल, गौरी बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर, एक बार और समझाइए, बोल रही हूँ। एक बार और समझा देते हैं, देखिए समझिए, प्रयास करते हैं समझाने का। बाकी लोगों को क्लियर है, बताइए एक बार बताइए, बाकी लोगों को क्लियर है? देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे फिर से। ये मान लीजिए हमारे पास डी डोमेन है, राइट, और ये मैपिंग है हमारे पास एफ, जो कैसी है, नॉन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मैपिंग जो है नॉन कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड करेगा, इसका मॉड मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, है ना? क्योंकि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, बाउंडेड है। फंक्शन किसी डोमेन यदि बाउंडेड है, फंक्शन का डोमेन यदि बाउंडेड एफ जेड है, ये तभी बाउंडेड, ये बाउंडेड कब हो सकता है बताइए फंक्शन, या तो वो फिर एंटायर हो और कांस्टेंट हो, ये तभी बाउंडेड हो सकता है ना फंक्शन, बाय ल्यूविस थ्योरम। और एक कंडीशन कब है बाउंडेड होने की एफ जेड की, जब उसका डोमेन बाउंडेड, बताइए इतनी बात क्लियर होगी, डोमेन बाउंडेड है। और किसी भी फंक्शन का डोमेन बाउंडेड है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, राइट, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बाउंडेड है मतलब उसका सुप्रीमम भी होगा और उसका इन्फीमम भी होगा, होगा कि नहीं बताइए? फंक्शन का यदि बाउंडेड है तो सुप्रीमम भी होगा और इन्फीमम भी होगा। तो अब जो सुप्रीमम होगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी,
मैक्सिमम जो वैल्यू अटेंड मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो एफ जेड की कहाँ होगी, इस डोमेन के बाउंड्री में ही हमको मिलेगी। ठीक है, इसके बाउंड्री में ही हमको मिलेगी। ये है हमारा मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। और इसका एक और है मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, वो भी बाउंड्री पे ही मिलेगी। लेकिन अब प्रश्न ये आ रहा है कि यदि आप ऐसा नहीं हो रहा है, कैसा कि ऐसा नहीं हो कि अब जो बाउंड्री पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलकर के अंदर किसी पॉइंट पर मिल रही है, कोई भी पॉइंट पर, तो फंक्शन को फिर क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। बताइए, क्लियर हो गई बात? बाउंड्री में नहीं मिल रही है, अटेंड मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पे ना मिल करके उसके इनसाइड किसी डोमेन के इनसाइड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही है, तो फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है गौरी जी, बताइए। क्लियर सर। हाँ, तो देखिए नोट लगाते हैं, इफ एनालिटिक फंक्शन अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू inside D, then fz is constant। ये है उसी का कंक्लूजन मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे कि क्या होगा इसका मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए, नोट हो गए यहाँ तक? तो बताएं, प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, नोट हो गए ना? नोट गौरी जी बताएं, आगे बढ़ सकते यस हैं। सर। ओके, ठीक है, बीच में थोड़ा सा रिप्लाई भी देते रहिएगा, है ना, तो क्लास का थोड़ा सा कम्युनिकेशन बना रहे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके पास लेट एफ ऑफ जेड है, आपके पास जेड स्क्वायर प्लस 2, एंड आपके पास रीजन दिया हुआ है। अब रीजन यहाँ पे कैसा, फंक्शन कैसा है, नॉन कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक भी है क्योंकि पॉलिनोमियल है, लेकिन डोमेन अब क्या होना चाहिए हमारे पास, बाउंडेड होना चाहिए। एंड रीजन दिया हुआ है, डी बराबर है, डोमेन दिया हुआ है जेड सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब कैसा है, हमारा क्लोज्ड यूनिट डिस्क है। दिस इज अ क्लोज्ड यूनिट डिस्क, क्लोज्ड यूनिट डिस्क, क्योंकि बाउंड्री भी उस पर इंक्लूड है ना। तो बाउंड्री इंक्लूड होना जरूरी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, तो बाउंड्री पे उस पर अटेंड करना चाहिए एक डोमेन। तो देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब इस फर्स्ट ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड 3। चलिए ट्राई कीजिएगा। थ्री। Then the maximum value of modulus of fz, क्या आंसर हो सकता है इसका? 0, 1, 2, 3। हाँ जी, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, या एक बता दें हम, बताइए आप।
गौरी जी बताएं, एक बार एक्सप्लेन करते हैं एक क्वेश्चन को। फ्री होगा क्या सर? हेलो, एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक। देखिए ये क्या लिखा है हमारा, एक क्लोज्ड यूनिट डिस्क है। मान लीजिए आपके पास जीरो सेंटर है और ये है आपका क्लोज यूनिट डिस्क, इस प्रकार से ना। तो ये क्लोज्ड यूनिट डिस्क है। तो ये जो ऊपर ये जो है यहाँ पर, इसको आयोटा बोल देंगे, और ये नीचे जो मिलेगा पॉइंट, इसको माइनस आयोटा, यहाँ 1 और यहाँ माइनस, यही मिलेगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यहाँ 1 1 होगा ना, ऐसे करके यहाँ पे आप -1 यहाँ पर ऐसा। तो ये बहुत सारे बाउंड्री पे पॉइंट्स होंगे। तो क्या कह रहा है ये कि इस मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल की जो मॉडुलस वैल्यू है उसकी बाउंड्री पे ही मिलेगी। और बाउंड्री मतलब आप किसी कोई भी पॉइंट यहाँ रख दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर z बराबर उठाया एक पॉइंट 1 1 यहाँ रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, 1² प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। फिर आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो भी 3 आएगा। आयोटा रखेंगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस 2। आयोटा स्क्वायर कितना होगा होता है, -1 प्लस 2, कितना आंसर होगा 1। और माइनस आयोटा स्क्वायर रखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, -1। इसका मतलब -1 है ना, और यहाँ 1, सॉरी आयोटा स्क्वायर मतलब सॉरी कितना होगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अधिक से अधिक वैल्यू जो मिलेगी इसकी बाउंड्री पे मिलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू भी बाउंड्री पे ही मिलेगी, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, उसका बाउंड्री पे मिल रहा है तो मॉड कहाँ पे मिल रहा है, एट z इज इक्वल टू 1 या z इज इक्वल टू आयोटा, है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड इज 3, इट इज एट पॉइंट z इक्वल टू 1 पे चेक किया आपने, आयोटा पे चेक किया, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सॉरी आयोटा नहीं, -1, है ना। तो ये किसी एक पॉइंट पे आप चेक कर लीजिएगा, जो भी मिलेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन 3। बताइए किसी को प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। गौरी जी बताएं, पंकज जी। नो सर। तो ये पॉइंट रख करके आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखें कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e to the power z square, the set S, yes, the set D, z belongs to C such that real of z is less than equal to 1 and 0 is less than equal to imaginary of z is less than equal to 1 is फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 2 पाई e प्लस 1 और डी ऑप्शन है e स्क्वायर। को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। हाँ जी, इसको देखिए, ट्राई करिए। पहले तो आप इसका वो बना लें, आप क्या इस डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या है, रियल ऑफ जेड एक्स की, ये रियल ऑफ जेड का मतलब क्या है, एक्स एक्स एक्सिस में 0 ये हो गया और 1 यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसी के बीच में है ना, फिर आप यहाँ चलिए वाई एक्सिस में 0 और 1, मतलब यहाँ 1 0 1 यहाँ पर,
ठीक है, ये है यहां से। तो इसकी बाउंड्री कैसे बनेगी, इससे इतना आप यहां से इतना चलेंगे तो यहाँ पे भी आपको चलना पड़ेगा है, तो ये एक्सिस ये हो गया और ये हो गया इतना, तो ये हमारा 6 रीजन बन गया। ठीक है, तो यहाँ होगा 1 1, ये होगा 1,0। ठीक है, तो ये है हमारा रीजन और ये बाउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है कि क्या होगा। तो e की पावर जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई। अब यहाँ पे 0 0 जैसे ही आप पुट करते हैं, यहाँ पर 0 पुट करने पर क्या मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पर 1 मिलेगा f की वैल्यू, यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, y की वैल्यू 0 है तो यहाँ से e मिल जाएगा। यहाँ से रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा e की पावर e की पावर 2i और इंटू 1 मतलब 1 1, इसका मॉड आप लेके देख लीजिएगा है ना, तो क्या मिलेगा, इसको देख लीजिए। फिर यहाँ से आप रखेंगे तो 1 0 तो 0 1 है ना, इस प्रकार से यहाँ से आप को क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू है बताएं। ई स्क्वायर तो मिलेगा नहीं है ना, ई स्क्वायर तो मिलेगा नहीं, ई प्लस 1 भी नहीं मिलेगा, ई आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इनको करना रहेगा जहाँ ई आया है अपना यहाँ पर, तो किसी न किसी बाउंड्री पर। तो ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, उससे पहले एक प्रश्न और करिएगा। ये क्या आंसर होगा इसका, हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, एफ जेड इनसाइड ऑन अ सर्किल दिस क्या नाम है इसका, कोई थ्योरम है, कोई इनइक्वालिटी है, कौन सी इनइक्वालिटी है, क्या आंसर हो सकता है इसका, जी हाँ बताएं। बीच में मैंने इसलिए ले लिया है इसको कि थोड़ा सा रिवीजन बना रहे, है ना, बताइए। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है ना, कॉसीज इनइक्वालिटी है, बिल्कुल सही। ये प्रश्न लगाइए, इफ fz be analytic and non-zero within and on simply closed contour C, then the point giving the minimum of fz will be the maximum modulus principle and minimum modulus principle। आप वहां पे आप ऑब्लिक करके लिख लें, सेम है, मिनिमम मैक्सिमम की जगह मिनिमम करना है और बाकी थ्योरम वही, प्रिंसिपल वही है, कि मिनिमम भी वही बाउंड्री पे मिलेगा और मैक्सिमम भी। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, ऑप्शन नंबर ए दिया, आउटसाइड सी ऑन द बाउंड्री सी इनसाइड द कंटूर एंड नोटा। हाँ जी, ऑप्शन क्या हो सकता है सेकंड इसका, ऑन द बाउंड्री सी। ऑप्शन सेकंड ऑन द बाउंड्री, राइट, ऑन द बाउंड्री। एक होमवर्क वाला प्रश्न आप लिख लीजिएगा, स्वाज लेमा को लिखते हैं, स्वाज लेमा।
if fz is analytic, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ है। अभी बताएं। यस सर विजिबल। ठीक है। if fz is analytic in a domain D defined y mod z is strictly less than r and satisfy the condition mod fz is less than equal to capital M for all z belongs to D and f of 0 to 0 है ना, 0 f of 0 की 0 इमेज है ना, then mod of f modulus of fz is less than equal to m upon r mod of z। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ है, आ सकता है स्टेटमेंट। इसके और भी बहुत सारे हम स्टेटमेंट हैं, उनको भी लिखेंगे यहाँ पर। एक और लिखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट। सपोज आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, और करके आप लिख लें। सपोज दैट f is analytic in the disk, और डिस्क आपके पास जो है ना, इस प्रकार की है डिस्क कि इसका सेंटर a है और r रेडियस है ना, एंड mod fz less than equal to 1 and f of 0 equal to 0। फर्स्ट ऑप्शन है वो, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है f mod f less than equal to modulus of z, and second is derivative of f at 0 is less than equal to 1। इंपॉर्टेंट है भी। इसी का हम आपको एक्सटेंडेड वर्जन पे बात करेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो है जहां पर इसको आप लिख भी सकते हैं कि f has simple 0 at origin है ना, at origin, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। f has simple 0 at origin। सिंपल 0 मतलब जिसका ऑर्डर 1 है, और 0 का ऑर्डर 1 है। अब हम जो एक्सटेंडेड वर्जन देखने वाले हैं स्वाज लेमा का, उसमें हम ये देखेंगे कि उसका जो जीरोस है ना, जो f हैव जीरोस ऑफ ऑर्डर है एट ऑरिजिन, तो वो हम देखने वाले हैं उसका। चलिए बताइए, यहाँ तक नोट हो गया था। तो अब हम देखने वाले हैं एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्वाज लेमा। ये सारे थोड़ा सा रुकिए। हाँ लिख लीजिएगा। स्वाज लेमा के हम इसके ही अलग अलग प्रकार से, जो स्वाज लेमा है ये भी हम देखेंगे है ना, और एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्वाज लेमा है ये भी हम देखेंगे है ना। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यदि m की वैल्यू आप यहाँ क्या रख देंगे, 1 पुट कर देंगे, और r की वैल्यू आप यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे ना आप डिस्क ले लीजिए, आप यहाँ पे क्या लीजिए, यूनिट डिस्क करिए, यूनिट डिस्क करिए। यूनिट डिस्क का मतलब जिसका रेडियस 1 है ना, देख लीजिए
यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा। यूनिट डिस्क है तो ये r बराबर 1 हो जाएगा और m की वैल्यू 1 रखेंगे, ये मिल जाएगा। और इसी का डेरिवेटिव करेंगे तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, f डैश लेस देन 1, और यहाँ पे आप 0 रख देंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो इसी से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ जाए, आगे एक्सटेंडेड वर्जन देख लें इसी को। जी सर। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्वार्जलैंड। extended version of Swahili. Suppose that f is analytic in the open unit disk, in the open unit disk, in the open unit disk del with fz mod less than 1, है ना। यहाँ पे भी आप विथ कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर विथ ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क कर लेना ऊपर भी आप, ठीक है। और यहाँ विथ करके, ठीक है, विथ दिस एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 0, और ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि f हैव zeros of order n at origin। अभी हम जीरोस की बात भी करेंगे आज हम। have zeros of order n at origin, इसका मतलब ये हुआ। then फर्स्ट है कि एफ जेड का जो मॉड है, मॉडुलस है, वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू द पावर n फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। एंड सेकेंड इज, इसका आप nth टाइम डेरिवेटिव करिए, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, ऐसे आप n टाइम्स करते जाइए डेरिवेटिव, और उसके बाद उसका मॉड वैल्यू लेंगे, वो आएगा n फैक्टोरियल। क्या आएगा, n फैक्टोरियल, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यदि देखेंगे यहाँ से, आपको एक अच्छी चीज यहाँ से जानने को मिलेगा कि क्वासी इनइक्वालिटी क्या होती है, एफ एन जेड नॉट लेस देन इक्वल टू एन एम अपॉन एन फैक्टोरियल, है ना। यहाँ क्या था, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एम अपॉन आर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यदि आप m की वैल्यू 1 पुट करते हैं और यूनिट कैसा है, ओपन यूनिट डिस्क है, तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से भी इसका अपर बाउंड क्या मिल जाएगा, सुप्रीम क्या मिल जाएगा, इस fz का सुप्रीम क्या मिल जाएगा, n फैक्टोरियल मिल जाएगा। देख लीजिएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे n टाइम से यहाँ से, तो इसका आपको n फैक्टोरियल क्या मिल जाएगा, अपर बाउंड मिल जाएगा, सुप्रीमम मिल जाएगा। अपर बाउंड सुप्रीम कह सकते हैं उसको। अपर बाउंड तो बहुत सारे होंगे, इसके जितने भी सारे बड़े जो नंबर्स होंगे n फैक्टोरियल से, वो सारे अपर बाउंड होंगे, लेकिन अपर बाउंड यूनिक नहीं होता। लेकिन सुप्रीमम जो अपर बाउंड में सबसे छोटा होगा वही सुप्रीमम कहलाता है। तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो ये मिल जाएगा, n फैक्टोरियल। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उसको, लीस्ट अपर बाउंड बोल सकते हैं। हाँ जी, एफ एन आप यहाँ 0 रख दीजिए, एफ एन एट 0 क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न बनाइए। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आ गया है, देखिए। सपोज लिखेंगे प्रश्न, सपोज प्रश्न कैसे आएगा, देखिए। सपोज f इज एनालिटिक इनसाइड and on unit disk
यूनिट डिस्क if mod fz is less than equal to 1 for every z with mod z equal to 1, then least upper bound bounds of fn z naught fn 0 at 0 is first option है 1 upon n factorial, second is n factorial, c है n और लास्ट है नोटा। क्या हो सकता है आंसर इसका? हाँ जी, n n फैक्टोरियल फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। आप चाहे कॉसीज इनइक्वालिटी से कर लें या फिर आप स्वाज लेमा से कर लें, ठीक है। वहां दोनों से इसका आंसर n फैक्टोरियल आपको देखने को मिलता है। या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि सुप्रीमम ऑफ एफ एन जेड नॉट, है ना, इस प्रकार से, तो आपको n फैक्टोरियल लगाना है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 टाइम्स एट 0, और यहाँ नंबर्स में दे सकता है कि 1/24 24, है ना, 12 एंड 3 या जो भी, तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न दे सकता है। तो आपको 4 फैक्टोरियल करना है और कुछ भी नहीं करना है, राइट। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आंसर इसका क्या जाएगा? बी ऑप्शन। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। यहाँ तक हो गए नोट सभी का? बता दीजिए एक बार। गौरी जी, कमलेश यस जी, जी सर हो गया। ओके, चलिए हम और बढ़ते हैं। एक और है इसका नेक्स्ट फॉर्म जो लिखे हैं, इस फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। इफ f is analytic and satisfy f z का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू m इन del a comma r and f of a f of a equal to 0, then फर्स्ट ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ f is less than equal to m upon r mod z minus a for every z belongs to del a comma r। सेकेंड ऑप्शन है f dash at a less than equal to m upon r। हालांकि आप जीरो भी करेंगे तो कोई जीरो कर लीजिए आप, जीरो करें ए करें तो मिलेगा तो वही, तो यहाँ जीरो कर लीजिए आप। इसके बाद लास्ट हम देखेंगे स्वार्ट्ज़-पिक लेमा। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट स्वार्ट्ज़-पिक लेमा। यहीं पर आप लिख लेते हैं इसको, या नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक पेज में हो जाएगा ये, इसमें नहीं हो पाएगा। चलिए, यदि नोट होगा तो बता दीजिएगा। सर हाँ जी, ये जो त्रिभुज फिर ब्रैकेट में आर है वो क्या दिखाता है? ये जो दिखाता है आपका ये डिस्क है ना। ये जो है डिस्क है आपकी। कैसी डिस्क है? ओपन ए डिस्क रेडियस, है? ओपन नहीं, ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है, ठीक है ना।
ये डिस्क है तो आप क्लोज भी ले सकते हैं, ओपन भी ले सकते हैं, तो ये डिस्क की बात कही गई। तो इस प्रकार का है। तो यहाँ आर रेडियस की एक डिस्क है बस, ठीक है ना। जी सर। क्लोज भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट, इसके बाद हम लिखेंगे स्वार्ट्ज-पिक लेमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपके जो नेट एग्जाम है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। स्वार्ट्ज-पिक लेमा, तो सपोज दैट f is analytic on the unit disk, on the unit disk, and satisfies the conditions first कि fz है वो इक्वल टू होना चाहिए, दूसरा f ऑफ a बराबर आपको b मिलना चाहिए, है ना, फॉर सम a और b जो कि आपके यूनिट डिस्क जो हम डेल ले रहे हैं, यूनिट डिस्क डेल है ना, तो बिलोंग्स टू डेल, देन f dash a is less than equal to 1 minus mod of fa का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड a का होल स्क्वायर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस मॉड b का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड a का होल स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ डेरिवेटिव है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट है कि fz जो होगा वो होगा उसका मॉडुलस जो मिलेगा आपको z माइनस a अपॉन 1 माइनस a का कॉन्जुगेट इनटू z का मॉडुलस, ये मिलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना, लिख लीजिएगा। बताइए यहाँ तक हो गया। हेलो।